combination of consonants with consonants और vowels, व्यंजन संधि। जैसा कि नाम ही है इसका, व्यंजन संधि मतलब व्यंजन वर्णों के साथ अथवा स्वर वर्णों के साथ संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है, जो विकार पैदा होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल पूर्व में बता चुके हैं हम कि हल व्यंजन को कहते हैं और अच स्वर को। हलंत वर्ण कहलाते हैं व्यंजन और अजंत शब्द कहलाते हैं स्वर। अच प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर आते हैं, हल प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आते हैं 33। क से ह तक, क से म तक 25, य से ह तक 8, 33 व्यंजन आ जाते हैं हल प्रत्याहार में, सभी 33 व्यंजन। यह माहेश्वर सूत्र का 41वां प्रत्याहार है हल, जिसमें ह य व र ल से शुरू होकर के सभी वर्ग के प्रथम अक्षर क च ट त प, इसी में चौथे वर्ण भी आ जाते हैं, घ झ ढ ध भ, तीसरे वर्ण भी जब ग ड द। तो प्रथम वर्ण से लेकर के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सब 25, ये 8 33 हल प्रत्याहार में आते हैं। तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों के साथ अभी तक हमने देखा है स्वर संधि में कि स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर वर्ण के साथ प्रथम शब्द का अंतिम जो है वो स्वर वर्ण है, स्वरांत है वो, और अंतिम शब्द का दूसरे भाग का जो प्रथम वर्ण है वो ही स्वर है, स्वर के साथ स्वर का मेल। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से क्या परिवर्तन होता है और व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से क्या परिवर्तन होता है। नाम ही है व्यंजन संधि। तो एक नियम है, सर्वप्रथम अघोष प्लस घोष वर्ण इक्वल्स टू घोष वर्ण। अघोष वर्ण के साथ घोष वर्ण का यदि मेल होता है तो वो अघोष भी घोष वर्ण में बदल जाता है। यह जनरलाइज्ड नियम है, लेकिन हिंदी में हम थोड़ा लिमिटेड करते हैं इसको, सीमित। जो प्रथम वर्ण है वर्गीय, कुछ अब शब्दावली है हिंदी की वो डाल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सुनने वाले देखने वाले भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसको हम अब आगे बढ़ गए हैं लेके। जब बात कर लिए हैं कि घोष क्या है, अघोष क्या है, वर्गीय व्यंजन क्या है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, तो अब जब वर्गीय व्यंजन कहें तो ही कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, घोष अघोष कहें तो क्रमबद्ध इसलिए बढ़ रहे हैं कि पीछे के जो वर्ण आए, शब्द आए प्रयोग में, उनका अर्थ समझें हम। तो हिंदी की संधि में जो अघोष की बात आती है उसमें है केवल क प्रथम वर्ण, च ट त और प। अघोष वर्ण है ये। अघोष एक बार फिर दोहरा दें कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण
जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, और 3 और वर्ण यरलों में के श श स, श श स, 10 3 13 अघोष होते हैं। लेकिन संधि में हिंदी में हम इन्हीं 5 पर काम करेंगे कि अघोष का मतलब ये 5 यहां रहेगा हिंदी की संधि में। इसके बाद घोष वर्ण, घोष 31 होते हैं, पूर्व में इसकी चर्चा की गई है। ये जो 13 हैं, 13 को छोड़कर अन्य, तो इसका मतलब कि इसमें आ जाएगा ग घ अंग 3 उधर से, 5 वर्ग हैं तो 5 3 15, सभी स्वर मतलब 11 स्वर, 15 11 26, 5 और हैं य र ल व और ह 31। इनका यदि संयोग होता है तो जो रूप बदलता है इस व्यंजन वर्ण का, इनका, वो घोष वर्ण हो जाता है। मतलब वो जो घोष बताए हम, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें सीमित उदाहरण है हिंदी की संधि में, उसे हम केवल सीमित रूप में चलेंगे। घोष का मतलब सभी घोष नहीं। पहले देखेंगे हम कि कचट तप के साथ अनुनासिक को छोड़ दीजिए घोष में से, जो अंग य अण न म है, अनुनासिक को छोड़ करके अन्य जो घोष वर्ण आते हैं, संयोग करते हैं इन वर्णों के साथ, तो इनका घोष वो हटा दीजिए, इनका अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जो घोष ही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो घोष है। इस सामान्यीकृत नियम का एक सीमित रूप दे रहे हैं हिंदी की संधि में। अघोष का मतलब ये लगा रहे हैं हम कचट तप, घोष का मतलब अनुनासिक को छोड़ के सभी घोष। और होगा क्या रूप परिवर्तन में कि इनका तीसरा वर्ण क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, रूप परिवर्तन जब होगा तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड होगा, त का द हो जाएगा, और प का ब। और ये चूंकि ये 5 घोष हैं, इसलिए इस नियम पर खरे उतर रहे हैं कि अघोष, ये अघोष है, ये अघोष है, ये अघोष है, अघोष का घोष हो गया। लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे कि क का ग, च का ज, घोष तो बहुत वर्ण है, लेकिन ये इनका ये होता है 5 का 5। इस नियम को मैंने समझाया, इस नियम का क्या अर्थ है। अघोष प्लस घोष बराबर ये घोष। अब देखते हैं उदाहरण में हम, क वर्ण है, एक उदाहरण है मशहूर, दिख प्लस इधर आ गया गज, यह क, इधर घोष वर्ण ग है। इसकी जब हम संधि करते हैं तो नियमानुसार क का ग हो जाना चाहिए। तो दिख चूंकि अर्ध ही है और इधर स्वर है नहीं कि पूरा करेगा वो, तो इसलिए अर्ध ही रहेगा, और ये पूरा गज, दिग्गज। क का ये तीसरा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, दिग्गज।
वाक, अब एक उदाहरण दे रहे हैं, स्वर, क्योंकि स्वर भी घोष है तो भी यह तीसरा वर्ण होगा। वाक का हो गया वाग, और ई के चलते अभी यहां वागीश हो गया। इसी तरह से वाक धनीश्वर। तो एक दो उदाहरण दिए कॉक के, बहुत सारे उदाहरण बाद में जब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न में संधि के, परीक्षाओं में जो संधि और संधि विच्छेद के प्रश्न आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे पाठ के अंत में। उस समय बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, उनके अर्थ भी व्याख्या किए जाएंगे इसमें। तो अब देखते हैं च का ज कैसे होता है। च का ज, जैसे अच है, अच प्लस अंत, अब ईश्वर है तो ये तीसरा वर्ण में अपने बदलेगा। अ जंत, ये पूर्व में मैंने चर्चा किया इसका कि अजंत शब्द वह हैं जो स्वर से अंत होते हैं, हलंत वह हैं जो हल से अंत होते हैं, और जैसे वाक है ये हलंत वर्ण है, हलंत शब्द है वाक। और अजंत कौन होगा, जैसे शिव, यह स्वर से अंत है इसका, अच माने स्वर, अंत जिसका होता हो, इसलिए अजंत है। तो यह च का ज हुआ, ट का ड, त का द इसी तरह से हो जाएगा। त का द एक सामान्य शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं गलत भी करते हैं। जैसे लोग लिखते हैं तदुपरांत, तदुपरांत, इसको हम लोग देखते हैं कि ये है तत्, तद, तत्, अब प्लस उपरांत, उपरांत माने बाद में। अब ये स्वर है और ये त है तो नियमानुसार बदलना चाहिए, तद, आई हर्षऊ है तो हर्षऊ, इसके बाद उपरांत। अब तदुपरांत असिद्ध हो गया, तदो तब होगा जब ये त पूरा रहेगा। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि जब ये त में हल चिन्ह नहीं रहे तो इसमें का ये त बदलता है और ये अ और उ मिलके ओ हो जाता है तदुपरांत। लेकिन जब हल चिन्ह है इसमें तो त का द तो हुआ लेकिन अर्थ ही रहेगा और उसमें उ लगा तो तदुपरांत हो गया। आफ्टर दैट त का द हो जाता है। प का ब हो जाता है, जैसे अप प्लस ज हो गया अब्ज। अब हम याद तो कर लेते हैं कि अप प्लस ज बराबर अब्ज। अब्ज माने बच्चे याद भी कर लेते हैं कि कमल, लेकिन क्यों ये नहीं पता रहता है कि अब्ज माने कमल क्यों। अप मतलब जल ही होता है, जलज माने बच्चे जानते हैं कि जलज माने कमल, जो जल में पैदा हो जलज, तो अप माने भी जल, अप अज माने जो पैदा हो, अपसु जायते इति अब्ज, अपसु माने जल में, जायते माने पैदा हो, जो जल में खिले, जल में पैदा हो, जल में उत्पन्न हो कमल है, इसलिए अब्ज माने कमल। अब यहां यदि हम द लगा दें एक शब्द की व्याख्या प्रसंगवश,
यदि यहां हम द लगा दें तो अर्थ बदल गया। ये तो नियम के अनुसार प है तो ब बनेगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा अब्द। अब देखिए अप जायते था उसमें, इसमें द माने देने वाला। अब ये हो गया कि अपो ददाति, जो जल देता है, जल की वर्षा जो करता है, अर्थात बादल। अब्ज माने कमल, तो अब्द का अर्थ हो गया जल दाता अर्थात बादल। तो अपो ददात, जल देता है वो बादल है। अपसु जायते, जल में जो अपसु सप्तमी विभक्ति है, अपसु जायते मतलब जो जल में जन्म लेता है, जायते। अब एक शब्द और है इसी क्रम में, अप प्लस धी, ये बना है अवधि। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब इसका अर्थ हुआ आपोधियंते, जो जल को धारण करता है, धारण धारण करना, जल धारण कौन करता है? समुद्र। अवधि माने समुद्र। आपोधियंते, तो अर्थ कैसे निकलता है? संधि समास या शब्द रचना व्युत्पत्ति बनावट, शब्दों की रचना जब हम देखेंगे तो देखेंगे, ये प्रसंग बस उदाहरण दिया मैंने कि अब्ज अब्ज अब्धि, केवल अर्थ रटे बच्चे, इससे काम चलने वाला नहीं है। शब्दों की बनावट क्या है, उसमें से अर्थ क्या निकलता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, तब समझ में आता है कि शब्द का बोध है। तो एक उदाहरण मैंने दिया कि प का ब कैसे हो जा रहा है। तो ये सब उदाहरण हैं व्यंजन संधि के, कि क च ट त प का कैसे बनाई। एक शब्द है हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, भगवत गीता। अब भगवत गीता है कि भगवत गीता है, नहीं ध्यान देने पर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जब जानकारी रहेगी तो बच्चे सही लिखेंगे। भगवत, भगवत का अर्थ हुआ कि भगवान जैसा, वत निम्नवत, भगवत भगवत। इधर है गीता, ये उस नियम से बाहर नहीं जा रहा है। इधर अघोष है तो, और इधर गौ घोष है, तभी वो बदलेगा तीसरे रूप में। तो भगवत गीता तो द में बदलेगा नियम के अनुसार, ये हो जाएगा भगवद। अब कहीं कहीं संस्कृत में देखते हैं हम कैसे लिखा रहता है, गौ यही हो गया गीता। लेकिन पूर्व में एक नियम है कि जिस वर्ण में खड़ी पाई ना हो उसको हल लगा के आधाम बनाते हैं, संयुक्त करते हैं, तो भगवद, इसके बाद गीता, ये सही है भगवद गीता। भगवद गीता पर देखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा। संस्कृत का प्रभाव रहेगा तो द में ही गौ रहेगा। तो शब्दों के तोड़ने से, विच्छेद करने से असली रूप पता चलता है कि क्या है। और ये त का द अर्ध ही रह गया, क्योंकि आगे स्वर नहीं है पूरा होने के लिए, इसलिए भगवद गीता। अब एक जैसे शब्द है षट प्लस दर्शन, षट दर्शन तो कहते हैं, 6 दर्शन होते हैं। तो कैसे बन गया ये? श, यह अघोष है, इधर घोष वर्ण द आया,
तो ट का ड में बदलना, और ये हल ही रहेगा यहां षड दर्शन। षड दर्शन, षट प्लस अंग, षडवंग। तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब कब बदलता है। इधर हम देख रहे हैं कि व्यंजन रहता है तो भी, और स्वर रहा, जैसे अच प्लस अंत का है अस्वर हो गया, तो वाक धन ईश्वर है। यह साबित करता है कि इधर लेकिन व्यंजन ही है, संपूर्ण व्यंजन संधि में इधर हल युक्त ही रहेगा। वैसे उपसर्ग जो स्वरांत होते हैं प्रथम भाग में, उनकी भी संधि होती है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आती है वो संधि। लेकिन जनरली सामान्यतः यह हल युक्त रहेगा, यह व्यंजन संधि की पहचान है कि प्रथम वर्ण हलंत रहेगा, प्रथम शब्द हलंत है। ये पहचान है व्यंजन संधि की। आगे व्यंजन से भी मेल हो रहा है और स्वर से भी मेल हो रहा है। जैसे द व्यंजन है, वाक धन इस लिखे हम तो ईश्वर है। यह साबित करता है कि व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि है। अब कचट तप जो है, मैंने अनुनासिक को छोड़ दिया था। अब देखते हैं अनुनासिक के बाद, यदि क च ट त प, इसके बाद अनुनासिक आता हो। अनुनासिक मतलब अंग, य, अण, न, म, ये अनुनासिक है। नियम तो ये कहता है कि यह इन वर्णों के साथ यदि अनुनासिक आए तो ये पंचमाक्षर में बदलते हैं, अपने ही पंचमाक्षर में। अब हम सवाल ये है, नियम तो बना दिए कि अनुनासिक आए, अनुनासिक में 5 वर्ण आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे भाग में संधि वर्णों शब्दों की जो दूसरा भाग है वो अंग से शुरू होगा नहीं, य से शुरू होगा नहीं, कोई शब्द बनता नहीं, अण से शुरू होगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं। एक पर्सनलाइज्ड नियम देते हैं कि क च ट त प के बाद यदि न म आता हो, न आएगा शुरू में, म भी आ सकता है, लेकिन अंग य अण शब्द के शुरू में आएंगे नहीं, तो उनको हटा दिए। अनुनासिक आए उसको थोड़ा सीमित कर दिया। इनके बाद यदि न म आता है तो कैसे परिवर्तन होता है। कचट तप के बाद यदि न म आता है तो एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया है, जैसे वाक धनमय। अब ये क पहला वर्ण है, मतलब वही नियम है, अघोष वर्ण है। इसके बाद अनुनासिक आया, यह घोष है, लेकिन चूंकि अलग इसका नियम पर नहीं आता है कि वो इसका तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, इसलिए इसको अलग नियम बना दिया गया। भाई अघोष सब अघोष नहीं, यदि पंचमाक्षर आते हैं तो कैसे बनते हैं। अनुनासिक में भी 2 ही अक्षर ले लिए गए, चूंकि 3 नहीं आते हैं शुरू में। वाकमय तो क का 5वां वर्ण बनेगा। इनके बाद यदि न म आता है, न या म, तो ये अपने 5वें वर्ण में बदलते हैं। पंचमाक्षर ये बदलेगा क अंग में, वांग मय, क अंग में बदल गया 5वां अक्षर। 5वां अक्षर यदि आता है इनके बाद तो अपने ही 5वें अक्षर में बदल जाते हैं।
जैसे अब है कि उत प्लस नयन, ये हो गया उन्नयन, उत प्लस नयन, ये उपसर्ग ही है उत। उत प्लस नयन, ये तो अपने पंचमाक्षर में बदल गया, उत प्लस नयन। अब एक संदर्भ, उन्नयन, उन्नयन गणित में भी प्रयुक्त होता है। उन्नयन कोण, त्रिकोणमिति का यह शब्द है, ट्रिगोनोमेट्री का। उन्नयन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका अर्थ गणित में बच्चे कैसे जानते हैं? उन्नयन कोण रट ही लेते हैं कि क्या है, कि कुछ समझते हैं। उत का अर्थ होता है अपवार्ड, ओवर, एबव। अब गणित में यदि हमको समझाना हो कि उन्नयन कोण क्या है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए और उन्नयन कोण बताएंगे। उत नयन, नयन माने आंख, आई अपवार्ड, ऐसे। कोण बनाते समय जिस बिंदु पर कोण, जिस बिंदु से कोण बनाना है वो यदि अपवार्ड है आंख के ऊपर, तो उन्नयन कोण होगा। जैसे एक क्षैतिज रेखा है, यहां आंख है मान लीजिए, यहां आंख है, इस बिंदु, ये यदि कोई वस्तु यहां है आंख के ऊपर है, अपवार्ड आई, उत माने ऊपर, उत का अर्थ हुआ ऊपर, अपवार्ड, ओवर एबव। तो आंख से ऊपर जो कोण बनता है इस तरह से, इस बिंदु के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट माने भी उठाना ऊपर की ओर। आंख क्षैतिज रेखा खींचते हुए, काल्पनिक रूप से मानते हुए, इस बिंदु से जब ऊपर की ओर हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु के देखने से और आंख के सीधी रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। इस अर्थ में एक अवनमन कोण भी आता है, अव माने नीचे, नमन माने झुकना, आंख को नीचे झुकाइए। कोई वस्तु यदि यहां है, यहां से कोण बनाना हो, तो सीधी रेखा जो आंख से बनती है इधर, इसको मिलाते हुए जो कोण इस पर डालते हैं हम, तो ये जो कोण बना यह डाउनवर्ड है। अवनमन शब्द ही बोल रहे हैं कि क्या मतलब है उसका। अवनमन, नीचे झुको, नीचे जो वस्तु है, आंख के सीधी रेखा के नीचे जो वस्तु है, उस पर से जो कोण डाले जाएंगे आंख पर बनेंगे, वो अवनमन कोण है। और इस सीधी रेखा के ऊपर बिंदु पर जो कोण बनेगा आंख के सापेक्ष, यह उन्नयन कोण है, उन्नयन। तो गणित या साइंस में जो शब्द आए हैं, यदि हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, तो उसकी व्याख्या होनी चाहिए। इसके लिए साइंस के टीचर को, गणित के टीचर को हिंदी के टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, कोई शब्द भूगोल का आया तो भूगोल के शिक्षक बताएंगे उसको। तो शिक्षकों का आपस में कंसल्टेशन, किसी बिंदु पर विचार विमर्श, जिस सब्जेक्ट का हो उससे कंसल्ट करेंगे और बच्चे को देंगे गहराई में। ऐसा नहीं कि हम नहीं जान रहे हैं कि उन्नयन कोण का क्या अर्थ हुआ, तो बता दिए कि उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन है। उस शब्द को जब समझेगा बच्चा तो याद रहेगा।